पुनः एक बार मैं आप लोगों के बीच हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जो भी छात्र इस बैच से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं कह दूँ कि कल मैं लेक्चर जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। कल एक संडे भी था और थोड़ा मेरा तबीयत भी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए आज आप लोगों को लेक्चर नहीं मिला। लेकिन आज फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल आप लोगों को यह लेक्चर फिर सुबह में क्या होगी, मिल जाएगी। और आज मैं आपको बहुत दिनों के बाद, जब से लॉकडाउन लगी है उनके बाद जो है पहली बार विद्यालय गया था। क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो अभी क्वारंटाइन सेंटर बनने वाला है, तो गया था योगदान के लिए। तो थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, लेकिन आप लोगों को चिंता मुक्त रहना है। मैं कहीं भी रहूँगा, किसी भी ड्यूटी में रहूँगा, आप लोगों की जो क्लास है वो मैं रेगुलर जारी रखूँगा। तो हम लोग जो है CTET शब्दावली शीर्षक से जो है पिछला 3 क्लास जो है पढ़े हैं, और उसमें बहुत सारे शब्दों की मैंने जानकारी दी है। और आज फिर टॉपिक तो वही है, लेकिन मैं कुछ नए शब्दों के साथ आप लोगों के बीच हूँ, और इन शब्दों को आप लोग अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं जो शब्द सेलेक्ट किया हूँ वो है अभिकरण, अंतःक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक, आत्मचेतना, अभिसारी, अपसारी, अनुप्रयोग और अभिघातज। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभिकरण शब्द को लेते हैं। ठीक है, किसको ले रहे हैं? अभिकरण। देखिए, इसका अंग्रेजी रूपांतरण होता है एजेंसी। तो अभिकरण से आप लोग परिचित हो कि नहीं हो, लेकिन एजेंसी शब्द से जरूर क्या होंगे, परिचित होंगे। तो यहाँ एजेंसी का जो अर्थ है वह है माध्यम इकाई। ध्यान दीजिए, एजेंसी का अर्थ क्या होता है? माध्यम इकाई। ठीक है, जैसे कि आप सुनते होंगे, प्रयोग में लाते होंगे कि फलाने व्यक्ति को जो है LPG गैस की एजेंसी जो है मिली है। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को जो है LPG गैस से को वितरित करने के लिए वह व्यक्ति जो है या वह संस्था जो है वह एक माध्यम का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसी तरह जैसे कि आपको CTET के प्रश्न पत्र में यूज होगा वाक्य कि समाजीकरण की सबसे सक्रिय एजेंसी कौन सा है, या समाजीकरण का सबसे सक्रिय अभिकरण कौन सा है, तो हम लोग उसका उत्तर देते हैं परिवार ना। यानी परिवार समाजीकरण की सबसे सक्रिय क्या है, एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, तो एजेंसी का अर्थ क्या होता है? अभिकरण होता है, और इसे हम माध्यम इकाई भी कहते हैं। एक बात और, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं रेगुलर चैनल पर, तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ न कुछ कमेंट लिखे इसके गुण और अवगुण को लेकर, तो उससे मैं आवश्यक सुधार जो है कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे शब्द को देखते हैं। दूसरा शब्द आज का है आपको अंतःक्रिया। क्या है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जो शब्द है ना, जैसे कि कोई भी बच्चा जो है वह परिवेश के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है, इंटरएक्शन करता है। ठीक है, और उसके बाद उस बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो अंतःक्रिया का अंग्रेजी हो गया इंटरएक्शन। इंटरएक्शन। इस अंतःक्रिया शब्द के लिए आपको अन्योन्य क्रिया शब्द का भी जो है प्रयोग किया जाता है, या पारस्परिक क्रिया शब्द का भी जो है प्रयोग किया जाता है। अंतःक्रिया मीन्स एक दूसरे के साथ क्रिया ना।
एक्शन इच अदर ही क्या है, अंतः क्रिया है। और समझ गए होंगे आप लोग इस शब्द को। तो हम लोगों ने दो शब्द देख लिया है, अभिकरण और अंतः क्रिया। उसके बाद हम दो शब्द और ले रहे हैं, एक औपचारिक को और दूसरा अनौपचारिक को। ठीक है, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वह है आपको फॉर्मल, अनौपचारिक का इनफॉर्मल। आप लोग प्रयोग में लाते होंगे कि फलाना व्यक्ति फॉर्मल ड्रेस में है। फॉर्मल ड्रेस क्या है, यानी वह औपचारिक पोशाक जो है पहना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षक है तो उसकी अपनी एक औपचारिक पोशाक होती है। इसी तरह कोई पुलिस है तो उसकी अपनी औपचारिक क्या होती है, पोशाक होती है। तो औपचारिक का अर्थ हुआ नियम के अनुकूल, न जो मानक नियम है उसके आधार पर जो कुछ किया जाता है वही क्या है, औपचारिक है न। यानी औपचारिक हो गया आपको नियमित या मानक के अनुरूप, मानक के अनुरूप, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ये हो गया आपको औपचारिक फॉर्मल। अनौपचारिक ठीक इसका विपरीत हो गया कि मानक से अलग न, या आपको नियम विहीन, नियम विहीन भी आप इसको कह सकते हैं, या कुछ अलग तरीके से। ठीक है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में आपको औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, इस शब्द से आप लोग अपने बीएड के पाठ्यक्रम में परिचित होंगे। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन और अनौपचारिक शिक्षा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है तो वह विद्यालय में जो भी शिक्षा प्राप्त करता है ना, तो वह उसकी औपचारिक शिक्षा हुआ करती है, क्योंकि वहाँ पर एक तय नियम मानक के आधार पर वो शिक्षा ग्रहण करता है। तो विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होता है वह औपचारिक होता है, लेकिन वही बालक जो है अपने परिवेश से, समाज से भी शिक्षा प्राप्त करने का काम करते हैं। तो वो जो शिक्षा उसको हासिल होती है वह अनौपचारिक शिक्षा है। वैसे अनौपचारिक शिक्षा का एक अलग अर्थ भी है आपको, कि जैसे कि हमारे देश में कुछ समय पहले, अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन कुछ समय पहले आपको साक्षरता अभियान बड़ी व्यापक स्तर पर चलाया गया था। ठीक है, तो उसमें यह रखा गया था कि 15 से उम्र जिनकी अधिक हो गई है, 15 से 35 के बीच में है, तो उनको जो है उसके लिए रात्रि पाठशाला या और बहुत सी माध्यमों के द्वारा उसको जो है पढ़ने लिखने का ज्ञान दिया जाता था। तो उस समय वो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वह कौन सी शिक्षा थी, अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा का एक यह भी अर्थ है कि 15 से 35 आयु वर्ग के जो व्यक्ति है उसको प्रारंभिक शिक्षा जो प्रदान किया जाता है अलग तरीके से न, तो वह है अनौपचारिक शिक्षा। वही उससे कम उम्र के बच्चे जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का एक और अर्थ इससे पहले आपको बताए कि जो शिक्षा बच्चा समाज या परिवेश से, ठीक है, ग्रहण करता है, ठीक है, तो वहाँ पर शिक्षण का कोई तय प्रक्रिया नहीं हुआ करता है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। तो हमको लगता है कि आप लोग औपचारिक और अनौपचारिक शब्द से परिचित हो गए होंगे। औपचारिक हो गया तय मानक या नियम के अनुरूप, यदि उससे अलग है तो वहाँ पर हम लोग अनौपचारिक शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 4 शब्द जाना, अभिकरण, अंतःक्रिया, न, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए शब्द को समझ जाइएगा ना, तो उनके बाद जो है बहुत रोचक लगने लगेगा आपको एजुकेशन साइकोलॉजी, न,
बहुत कठिन नहीं है यह, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह शब्दों को लेकर के ही जो है हुआ करती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं आत्मचेतना। ठीक है, इसका यदि आत्मचेतना शब्द का हम लोग कम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे आत्मचेतन अवस्था तो वहाँ होता है, आत्मचेतना हुआ कि जब हम चेतन होते हैं, जागृत होते हैं। ठीक है, और आत्मचेतना के लिए हम कह सकते हैं इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है वो जान लीजिए तो और समझ जाइएगा। कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस। तो आत्मचेतना क्या है? कॉन्शसनेस है, सजगता है। क्या है? सजगता, सजगता ना, ये भी आत्मचेतना का क्या है? अर्थ है। और आत्मचेतना का मतलब वही है कि स्वयं के प्रति जागृत होना ही क्या है? आत्मचेतना है। ठीक है, और हम कभी कभी कहते हैं या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है एकदम कोमा में चले गया तो वही क्या होता है? वह चेतन विहीन हो जाता है। ठीक है, तो आत्मचेतना क्या है वह समझ गए कि स्वयं के प्रति जो जागृत होने की बात है वही क्या है? आत्मचेतना है। इसके लिए कॉन्शसनेस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर, अभिसारी और अपसारी। क्या सब है? अभिसारी और अपसारी। यहाँ पर कहीं आप लोगों को शायद धब्बा दिख रहा होगा, हमको तो यह अभी पता नहीं चल रहा है, जुगाड़ पद्धति से पढ़ा रहा हूँ इस लॉकडाउन में। तो अभिसारी थोड़ा सा कष्ट होगी, मैनेज कीजिएगा, और अपसारी। ठीक है, देखिए आप लोग अभिसारी और अपसारी शब्द से क्या है? परिचित हैं। यदि आप लोग 10th पास किए हैं तो 10th में आपको फिजिक्स में जो है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, इनसे जरूर भेंट हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसारी का जो अंग्रेजी होता है वह होता है कन्वर्जेंट। क्या होता है अभिसारी का? कन्वर्जेंट। और अपसारी का क्या है? डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए हम फिजिक्स को ही आप लोगों को याद दिलाते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? ऐसे 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 ऐसे, यानी एक बिंदु पर आकर के क्या हुआ? सभी किरणें मिल गई, संश्रित हो गई, तो हम कहते हैं कि ये अभिसारी किरण पुंज है। वही एक बिंदु है और उससे कई दिशाओं में किरण क्या हो रही है? फैलती हुई लग रही है या फैल रही है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? अपसारी किरण पुंज है। ये अभिसारी है, ये अपसारी है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, तो फिजिक्स की बात हो गई ना, शिक्षा मनोविज्ञान में कहाँ अभिसारी और अपसारी का प्रयोग होता है? तो जब आप चिंतन पढ़िएगा, थिंकिंग पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपको अभिसारी और अपसारी आएगा। एक जगह आएगा अभिसारी चिंतन और दूसरी तरफ आएगा अपसारी चिंतन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आपको? तो यदि आप के सामने मान लीजिए कोई समस्या दी जाती है और उस समस्या का क्या हल होगा, ठीक है, क्या हल होगा, इसके लिए आप अलग अलग तरह से सोचते हैं उस समस्या पर और एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं ना। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, उसका हल आपको ढूंढना है, तो आप अलग अलग तरीके से अपने माइंड में क्या करते हैं, इधर से भी कुछ सोचे, इधर से भी कुछ सोचे, लेकिन एक अंत में आप निष्कर्ष पर पहुंच गए। तो ये क्या है आपको? अभिसारी चिंतन। वो ऐसे नहीं, ये क्या है? अभिसारी चिंतन है। लेकिन आपको समस्या दी गई और आपने बहुत सारा हल उसका सोचा, बहुत सारा हल क्या किया? सोचा। तो ये क्या है आपको? अपसारी चिंतन है।
क्या है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में हम बहुत सारे हल की तरफ सोचते हैं। अभिसारी चिंतन में हम एक हल पर क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, एक निश्चित परिणाम पर क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। यही है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। जानते हैं, विद्यार्थियों में यदि आपको क्रिएटिविटी बढ़ाना है, सृजनात्मकता बढ़ाना है, तो उनको हमेशा ऐसा प्रश्न देना चाहिए जिससे कि वह अपसारी चिंतन कर सके। अभिसारी चिंतन नहीं बल्कि अपसारी चिंतन वाले प्रश्नों को हमको पर्याप्त मात्रा में क्या करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। जैसे हम विद्यार्थी को यदि ये कहते हैं कि 10 से छोटे कौन कौन सी सम संख्या है, विद्यार्थी तुरंत आपको बता देगा 2, 4, 6, 8, ये 4 को 10 से छोटा क्या है? सम संख्या है। तो यह हो गया अभिसारी चिंतन वाला प्रश्न। वहीं बच्चे से पूछ दीजिए 10 से बड़ी कितनी सम संख्याएं हो सकती है, बच्चा बहुत आगे तक बढ़ता जाएगा, लेकिन वह एक निश्चित हद तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वहाँ अपसारी चिंतन, और भी बहुत सारा इसका उदाहरण है, लेकिन अभी केवल इतना ही आप लोग दिमाग में सेट रखिए। मोबाइल हिल रहा है ना, ऐसे मत करो। इतना ही आप लोग दिमाग में क्या कीजिए? सेट रखिए कि यदि आपको कोई समस्या है और उस समस्या के निवारण के लिए आपने बहुत सारा थिंकिंग किया और एक निष्कर्ष पर आप पहुंच गए, तो वह है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। और यदि आपके पास समस्या है लेकिन उसके आपने ढेर सारा हल ढूंढा लेकिन निष्कर्ष पर आप नहीं पहुंच पाए कि यही बेस्ट आंसर है, इट मीन्स यह क्या है? आपको अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। अब 2 शब्द बचा है आज के लिए मात्र। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ थका हूँ, लेकिन इसको और मैं रेगुलर करूँगा, थोड़ा बढ़ाऊँगा। चलिए, अब शब्द बचा है एक अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग का अंग्रेजी होता है एप्लीकेशन ना। आप लोग बहुत सारा चीज़ का एप्लीकेशन क्या करते होंगे? लिखते होंगे, आवेदन पत्र नहीं। यहाँ अनुप्रयोग का अर्थ है कि जो आपने सीखा उसका क्या करना? प्रयोग करना ना। कोई भी जो थ्योरी है, कोई भी जो सिद्धांत है, किसी भी सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग ही आपको क्या है? अनुप्रयोग है। अब लास्ट में आ रहा है अभिघातज। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कीजिए? देख लीजिए। ठीक है, अभिघातज का अंग्रेजी होता है ट्रॉमेटिक। अभिघातज विकार आप पढ़िएगा एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो अभिघातज का अर्थ होता है कि किसी विषम परिस्थिति के कारण, किसी विषम परिस्थिति के कारण बाद में उत्पन्न दुष्परिणाम जो है वही क्या है? अभिघातज है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई प्रियजन का मर गया और समय काल कवलित हो गया, तो उनके बाद उनको लेकर जो उसके मन में कभी कभी एक ज्वार उठता है भावनाओं का, जिसके कारण वह डिप्रेस हो जाता है या कोई प्रतिकूल आचरण करता है, तो यही क्या है? आपको अभिघातज है। ठीक है, अभिघातज विकार है, अभिघातज तनाव है, जो आप लोग पढ़िएगा ट्रॉमेटिक। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन शब्दों के बारे में क्या किया? चर्चा किया, और फिर हम लोग कल जो है कुछ से इससे बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।